हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडियन ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। आज हम सेल के सेकंड पार्ट माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल ऑर्गेनल है, कोशिकांग है, जो कि कोशिका के अंदर पाया जाता है। इस सेशन को आपको ध्यान से सुनना है और समझना है, क्योंकि अगर आप साइंस का कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं बायोलॉजी से रिलेटेड, तो उसमें सेल है वो आवश्यक रूप से आपकी समझी हुई होनी चाहिए। कोशिका है उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, चाहे रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो, चाहे सर्कुलेटरी सिस्टम हो, चाहे एक्सक्रेटरी सिस्टम हो, किसी भी प्रकार का कोई भी सिस्टम है जो कि बॉडी के अंदर पाया जाता है, उसको समझने के लिए सेल को समझना बहुत ज़रूरी है। हमने पढ़ा है कि सेल क्या है, एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। ये हमने सेल का जो सेल पे जो वीडियो है, फर्स्ट पार्ट है, उसमें हमने इसके बारे में स्टडी कर ली थी। आज हम सेल ऑर्गेनल मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ रहे हैं। अब हमने पढ़ा कि सेल क्या है, एक संरचनात्मक या फंक्शनल यूनिट होती है। संरचनात्मक मतलब सेल से ही पूरी बॉडी बनी हुई होती है, और फंक्शनिंग भी सारी किसके अंदर होती है, सेल के अंदर ही होती है। मतलब कार्यात्मक इकाई भी सेल ही होती है। सेल के अंदर अलग अलग कार्य होते हैं, जैसे जो मृत सेल्स हैं, मृत कोशिकाएं हैं, डेड सेल्स हैं, उनको डाइजेस्ट करना, एनर्जी प्रोड्यूस करना, प्रोटीन बनाना, इनहेरिटेंस, ये सभी कार्य कहाँ पर होते हैं, सेल के अंदर होते हैं। और इसीलिए सेल को क्या कहते हैं, कार्यात्मक इकाई या फंक्शनल यूनिट कहते हैं। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये क्या काम करता है, ये बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर सेल्स में एनर्जी प्रोड्यूस करने का काम करता है। माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस भी कहते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में ही एनर्जी प्रोड्यूस होती है, इसलिए इसको सेल का क्या कहते हैं, पावर हाउस भी कहते हैं, शक्ति ग्रह कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अब हमने सेल के बारे में पढ़ा था कि सेल एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है। जैसे ये एक सेल है, सेल के अंदर बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और इसके अंदर सेल ऑर्गेनल्स हैं वो पाए जाते हैं। और जहाँ पर सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म के अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया भी पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा इसमें लाइसोसोम, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये भी पाई जाती है, जिनको हम 1 बाय 1 करके चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। अभी हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ रहे हैं। ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर पाया जाता है। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, क्या क्या पदार्थ पाए जाते हैं, उनको हम समझते हैं। देखिए, इसमें जो ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये डबल मेम्ब्रेन वाला ऑर्गन है, डबल मेम्ब्रेन वाला ऑर्गेनल है। इसमें बाहर की तरफ आउटर मेम्ब्रेन व अंदर की तरफ इनर मेम्ब्रेन पाई जाती है। बाहर वाली मेम्ब्रेन, जैसे ये इस प्रकार से हम इसको एक बार कच्चे चित्र के माध्यम से इसको समझते हैं। तो ये सबसे बाहर वाली मेम्ब्रेन है। फिर इसके अंदर जो मेम्ब्रेन होती है उसमें ये फोल्ड्स बन जाते हैं, जैसे इसके अंदर आपको आसानी से दिखाई दे रहे होंगे। इस प्रकार से ये फोल्ड्स है वो बने हुए होते हैं। अब ये फोल्ड्स हैं, इनको यहाँ पर ये वाले जो फोल्ड्स हैं यहाँ पर इसके अंदर आपको ईजिली दिखाई दे रहे होंगे। ये फोल्ड्स हैं, इनको क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। और इन्हीं क्रिस्टी के माध्यम से, क्रिस्टी के द्वारा ही एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। इसको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन प्रोसेस कहते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी को किसी भी काम को करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, और वो एनर्जी हमें किससे मिलती है, इस माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती है। माइटोकॉन्ड्रिया में जो ये क्रिस्टी वाला पार्ट है, यहाँ से एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। इसके अलावा इसमें बहुत सारे पार्ट्स और पाए जाते हैं, जैसे कि मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स वाला पार्ट, ये देखिए ये मैट्रिक्स है। इसके अलावा इसमें राइबोसोम है, डीएनए है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, और ये क्या है,
क्रिस्टी है। इन सब का काम अलग अलग होता है। जैसे आउटर मेम्ब्रेन है, ये इसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है। इनर मेम्ब्रेन जो कि इसके अंदर की तरफ होती है, इसी के अंदर जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स पाई जाती है। ये जो अंदर की तरफ हमने ऐसी जो स्ट्रक्चर्स बनाई थी या हम इसमें डायग्राम देख पा रहे हैं, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं और यहीं पर एनर्जी प्रोड्यूस होती है। फिर इनके बीच में क्या पाया जाता है, इनके बीच में इंटर मेम्ब्रेन स्पेस पाया जाता है दोनों के बीच में। जैसे ये बाहरी आवरण और इसके अंदर की तरफ इस प्रकार से, और ये जो स्पेस है इसको क्या कहते हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। और उसके बाद में इसमें जो मैट्रिक्स है वो देखिए, मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के अंदर क्या क्या पाए जाते हैं, मैट्रिक्स में इसमें राइबोसोम्स और इसके प्रोटीन के अलावा जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो इसमें पाए जाते हैं। एंजाइम्स हैं वो कैटलिस्ट के रूप में काम करते हैं, एज ए कैटलिस्ट वर्क करते हैं। इस पूरे मटेरियल को, जो लिक्विड पार्ट है, जो यहाँ पर आपको ये मैट्रिक्स वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, ये लिक्विड पार्ट है और इसके अंदर ये सारी चीज़ें पाई जाती है, जिसको कुल क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। और सबसे ज़्यादा प्रोटीन यहीं पर पाई जाती है। अब जो राइबोसोम है ये क्या काम करता है, राइबोसोम हमेशा किसके लिए बने हुए होते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए बने हुए होते हैं। राइबोसोम क्या काम करते हैं, प्रोटीन निर्माण का काम करते हैं। राइबोसोम क्या काम करेंगे, प्रोटीन निर्माण का काम करते हैं। हमारी बॉडी में जो प्रोटीन बनती है वो राइबोसोम की मदद से ही बनती है। फिर इसके बाद में डीएनए पाया जाता है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अपना खुद का डीएनए होता है। जैसे सभी जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं उनमें डीएनए नहीं पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए पाया जाता है। इसके अलावा जो प्लांट्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए जिम्मेदार है, उसमें डीएनए पाया जाता है। जो डीएनए की स्ट्रक्चर है वो सर्कुलर होती है, सर्कुलर स्ट्रक्चर होती है किसकी, डीएनए की। देखिए यहाँ पर ये जो डीएनए, यहाँ पर ये जो सेल है और सेल के अंदर क्या दिखाई दे रहा है आपको, ये माइटोकॉन्ड्रिया। जैसे ये सेल है और सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये डीएनए है। और डीएनए कैसा होता है, देखिए सर्कुलर शेप वाला होता है और ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होती है। डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर मीन्स जो इसकी स्ट्रक्चर है वो इस हिसाब से, जैसे आपने स्नेक देखा है, स्नेक की जैसे संरचना होती है, बनावट होती है, उसी हिसाब से ये डीएनए होता है। और डीएनए ये एक हेलिक्स हो गई और ये सेकंड हेलिक्स हो गई, तो ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होती है। जब इसको हम राउंड शेप में कन्वर्ट कर देते हैं तो इस प्रकार की स्ट्रक्चर बन जाती है। इसके अंदर क्या क्या पाए जाते हैं, डीएनए के अंदर एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन। ए मतलब एडेनिन, टी मतलब थाइमिन और जी मतलब ग्वानिन और सी मतलब साइटोसिन। इनसे मिलकर डीएनए बना हुआ होता है। और डीएनए का काम क्या होता है, जो इन्फॉर्मेशंस होती है बॉडी के अंदर उसको अगली संतति ऑफस्प्रिंग के अंदर भेजना होता है। जैसे माता पिता से कैरेक्टर्स किस में जाते हैं, अपनी संतति के अंदर जाते हैं, वो किसके द्वारा जाते हैं, इसी डीएनए के द्वारा जाते हैं। तो ये डीएनए इसमें पाया जाता है। डीएनए में क्योंकि रेप्लिकेशन की कैपेसिटी होती है, प्रतिकृति करने की क्षमता होती है, इसलिए जो एक सेल है वो दूसरी सेल, दूसरी 2 से 4 सेल बन जाती है, क्योंकि इसकी प्रतिकृति हो सकती है। तो ये जो डीएनए है, इसी की वजह से माइटोकॉन्ड्रिया है एक प्रोकैरियोटिक सेल की तरह काम करता है। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो आधे जो सेल्स होती है, पुरानी जो संरचनाएं होती है, वो एक सिंगल सेल की तरह वर्क करती है, कार्य करती है, एक यूनिट की तरह काम करती है और उसी के अंदर सारी फंक्शनिंग होती है। जैसे कि बैक्टीरिया एक सेल है जिसके अंदर डीएनए पाया जाता है। वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया है वो एक प्रोकैरियोटिक सेल मतलब एक बैक्टीरिया की तरह है, जो कि हमारी बॉडी में पाई जाती है और इसमें रेप्लिकेशन मतलब प्रतिकृति करने की क्षमता होती है। डीएनए है वो अपनी जैसी दूसरी प्रतिकृति बना सकता है, रेप्लिकेशन कर सकता है। इसलिए जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो अपने आप में एक कंप्लीट सेल होती है, जो कि अपना सारा काम खुद कर सकती है, क्योंकि इसके अंदर डीएनए पाया जाता है। इसके अलावा इसमें जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स, ये वाली जो स्ट्रक्चर्स हैं, यहाँ पर आप देखिए ये वाली जो स्ट्रक्चर्स हैं ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं और इनको क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। और क्रिस्टी से एटीपी
सिंथेसिस होता है। एटीपी सिंथेसिस, एटीपी मतलब एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। ADENOSINE, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, इसको हम क्या कहते हैं, ATP, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। और ये एनर्जी करेंसी के रूप में वर्क करती है, मतलब जो एनर्जी काम में आने वाली होती है वो काम में आ जाती है, और बाकी इसके अलावा ATP के रूप में संग्रहित या स्टोर हो जाती है। जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं, जैसे कॉइन है, उसको हम किसी भी काम के लिए, किसी भी चीज़ की खरीदारी के लिए इनको हम काम में ले सकते हैं। वैसे ही जो ATP है, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट है, वो हमारी बॉडी में एनर्जी करेंसी के रूप में वर्क करती है, क्योंकि हमारी बॉडी में किसी भी काम को करने के लिए, जैसे बोलने के लिए, चलने के लिए, किसी भी प्रकार के वर्क करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है। और वो एनर्जी हमें किससे मिलती रहती है, ATP से। मतलब ये एनर्जी करेंसी के रूप में वर्क करती है। अब इसको सर्वप्रथम खोजा किसने था, माइटोकॉन्ड्रिया को किसने खोजा था। माइटोकॉन्ड्रिया ऑफन रेफर्ड टू एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, पावर हाउस कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर एनर्जी बन रही है। एनर्जी किसकी वजह से बन रही है, इसके अंदर पाई जाने वाली इनर मेम्ब्रेन में फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स पाई जाती है, जिनसे एनर्जी बनती है, इसलिए इसको पावर हाउस कहते हैं। वर फर्स्ट डिस्कवर्ड इन 1857, सबसे पहले किसने खोजा था, 1857 में अल्बर्ट वॉन कोलिकर ने इसको खोजा था। एंड लेटर कॉइंड बायोप्लास्ट, और उसके बाद में इसको बायोप्लास्ट नाम दिया था। किसने दिया था, रिचर्ड अल्टमान ने। मतलब लाइफ जम्स मतलब जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिम्स होते हैं, जम्स जिनके बारे में हमने पढ़ा है, जो बीमारी फैलाते हैं, उसी के तरीके की ये संरचना होती है, इसलिए इसको नाम क्या दिया गया, बायोब्लास्ट नाम दिया गया, जिसको क्या कहते हैं, लाइफ जम कहते हैं। और ये नाम किसने दिया था, रिचर्ड अल्टमान ने दिया था। कब दिया था, 1886 में ये नाम दिया गया था। फिर उसके बाद में द ऑर्गेनल्स देन रीनेम्ड माइटोकॉन्ड्रिया बाय कोल बेंडा 12 ईयर्स लेटर। उसके बाद में जो माइटोकॉन्ड्रिया नाम है वो किसके द्वारा दिया गया, कोल बेंडा के द्वारा दिया गया। कब, लगभग 12 वर्ष बाद में। कहने का मतलब सबसे पहले इसको खोजा किसने, अल्बर्ट वॉन कोलिकर ने। फिर बायोब्लास्ट नाम दिया किसने, रिचर्ड अल्टमान ने। फिर इसको माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसके द्वारा दिया गया, कोल बेंडा के द्वारा ये माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया गया था। माइटोकॉन्ड्रिया है वो कहाँ पर पाया जाता है, किन सेल्स में पाया जाता है, उन सेल्स में पाया जाता है जिनमें एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। जैसे कि मसल्स है, मसल्स को सबसे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, इसलिए उनमें सबसे ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। जनरली 1 और 2 माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल के अंदर पाए जाते हैं। अब हम समझते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की बॉडी के अंदर पोजीशन क्या है। तो सबसे पहले हमारी बॉडी होती है, बॉडी में फिर क्या पाई जाती है, सेल्स पाई जाती है। सेल्स के अंदर क्या पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर फिर क्या क्या पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के अलावा राइबोसोम है, राइबोसोम के अलावा डीएनए है, डीएनए के अलावा क्रिस्टी है। ये सभी जो पार्ट हैं वो किसके अंदर पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाए जाते हैं। डीएनए है, मैट्रिक्स है, राइबोसोम है, ये सारे पार्ट इसके अंदर पाए जाते हैं। राइबोसोम है, राइबोसोम प्रोटीन निर्माण का काम करते हैं, प्रोटीन निर्माण का काम करते हैं। मैट्रिक्स के अंदर प्रोटीन और एंजाइम्स पाए जाते हैं। यहाँ पर आउटर मेम्ब्रेन इसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है,
और इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, ये वाली जो इसमें फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ये क्रिस्टी कहलाती हैं और इन्हीं क्रिस्टीज़ की मदद से क्या बनती है, एटीपी बनती है। एटीपी सिंथेसिस होता है जो कि एनर्जी करेंसी के रूप में काम करती है, क्योंकि ये एनर्जी के एक प्रकार के क्या होते हैं, सिक्के होते हैं। जैसे जैसे हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है वो यहाँ से मिलती रहती है। जैसे चलने के लिए, बोलने के लिए, किसी भी काम को करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। जैसे चोट लग गई तो उसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वापस घाव को भरने के लिए। तो ये 1 बाय 1 करके यूज आती रहती है। कौन? एटीपी। इसकी फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। तो अभी हमने माइटोकॉन्ड्रिया को समझ लिया है, इसके बेसिक नॉलेज को हमने ऑब्टेन कर लिया है। अगर हम इसके डीप नॉलेज में जाते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया पे जो चैप्टर बनता है वो लगभग 1 से 2 घंटे का होता है। तो ये डीप नॉलेज है जिसकी हमें अभी ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ किसके लिए तैयारी करनी है? हमारी जो बेसिक नॉलेज है उसके लिए तैयारी करनी है। अगर हमने अपना बेसिक नॉलेज इम्प्रूव कर लिया है तो उसके बाद में हम आसानी से जो एटीपी सिंथेसिस होता है उस प्रोसेस को समझ पाएंगे और ये हायर लेवल पे काम आती है, जैसी बीएससी और एमएससी लेवल पे ये काम आती है। तो अभी हमें सिर्फ कंपटीशन एग्ज़ाम्स के लिए या फिर हम जो जनरल साइंस पढ़ रहे हैं जिसमें बायोलॉजी की हम स्टडी कर रहे हैं उसमें माइटोकॉन्ड्रिया की नॉलेज हमें होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज हमें होनी चाहिए। उसमें हायर लेवल पे आपको नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको रिक्वायर्ड है तो उसका भी वीडियो आगे बना दिया जाएगा। अगर आपको साइंस को इजी करना है या समझना है तो इसके लिए आपको इन सेल और सेल ऑर्गेनल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो आप इन वीडियोज़ को रेगुलरली देखेंगे और समझेंगे, तभी आप अपनी स्टडी को इम्प्रूव कर पाएंगे और साइंस है वो आपके लिए इजी हो जाएगी। अब आपको क्या काम करना है? इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है और अच्छी तरीके से वीडियोज़ को देखना है और पूरा देखना है और ध्यान से समझना है। अगर किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट में उसको पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।